28 फरवरी सुबह करीब 9:30 बजे इजराइल और अमेरिका एक कंबाइंड ऑपरेशन के तहत पूरी प्लानिंग के साथ ईरान पर अटैक करते हैं, जिसके चलते अयतुल्ला अली खामेनी और डिफेंस के तमाम बड़े नेताओं का खात्मा हो जाता है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में बवाल मचता है और जंग शुरू हो जाती है। जवाबी हमले में ईरान भी सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, बहरीन, इराक, जॉर्डन इन जगहों पर अमेरिका के जो मिलिट्री और एयरबेस थे उन पर अटैक करता है। लेकिन इस जंग में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि 28 फरवरी जिस दिन यह अटैक हुआ उससे 2 दिन पहले 26 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच मीटिंग चल रही थी। ये मीटिंग इसलिए चल रही थी ताकि मिडिल ईस्ट में जंग को किसी तरह से टाला जा सके। ये माथापच्ची चल रही थी। 2 हिस्सों में ये मीटिंग होती है जहां पर अमेरिका ईरान के सामने कुछ शर्तें रखता है। उनमें मुख्य शर्तें ये थी कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों पर पूरी तरह से ताला लगा दे। हालांकि ईरान अपनी इन शर्तों पर माना नहीं था, लेकिन ये तीसरे दौर की मीटिंग थी। अगले दौर की मीटिंग भी ऑस्ट्रिया में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला बोल देते हैं। यहां तक कि इस मीटिंग के मीडिएटर ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसूदी ने कहा था कि मीटिंग के बाद पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाए। यहां तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान को और वक्त देना चाहते हैं। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि अगले दौर की मीटिंग से पहले ही अमेरिका और इजराइल चुपके से ईरान पर हमला कर देते हैं और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी का खात्मा कर देते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि पिछले साल जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था और यह बयान दिया था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने से बस कुछ दिनों की दूरी पर था, जिसके चलते हमने उनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि दोबारा से बात कहां से शुरू हो गई, कहां से बात आई कि ईरान दोबारा से न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या 8 महीनों के अंतराल में ईरान दोबारा से उस मुकाम तक पहुंच चुका था कि वो न्यूक्लियर पावर बनने से बस कुछ दिनों की दूरी पर था, या फिर यहाँ पर इजराइल और अमेरिका की कोई साजिश है जिसके चलते वो न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के बहाने वे सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी का खात्मा करना चाहते थे, उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। इसके पीछे क्या वजह है और जिसमें वो सफल भी हो चुके हैं, ये पूरी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तीसरा सवाल ये है कि इजराइल और अमेरिका आखिर क्यों ईरान की न्यूक्लियर पावर बनने से इतना ज़्यादा चिंता में आ चुके हैं, इतने ज़्यादा खतरे में थे। आखिर उनके ऊपर कौन सा खतरा मंडरा रहा था, उसके बारे में आपको बताएंगे। और चौथा सवाल जो इसी से जुड़ा हुआ है वो ये है कि साल 2015 में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, उन्होंने कुछ देशों के साथ मिलकर 5 देशों के साथ मिलकर GCPO के तहत एक ईरान न्यूक्लियर डील की थी, जिसमें देश शामिल थे अमेरिका के अलावा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रसिया और चाइना। इन देशों ने ईरान के साथ एक समझौता किया था जहां पर ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस को हटाया गया था और ईरान ने बदले में कहा था कि वो यूरेनियम इंक्रीमेंट को कम कर देगा और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। लेकिन साल 2018 में ट्रंप के एक साल होने के बाद उन्होंने इस समझौते से अपने आप को बाहर कर लिया था, जिसके चलते उन्होंने ईरान पर बहुत तगड़े सैंक्शन लगाए, जिसके चलते ईरान में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से दलदल में पहुंच चुकी थी। वहां पर महंगाई आसमान छू चुकी थी और उसके चलते ईरान में आगे चलकर प्रोटेस्ट होते हैं, आंदोलन होते हैं। पूरी तरह से ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। यहां तक कि सवाल यह भी था कि आखिर ट्रंप ने साल 2018 में अचानक से अपने आप को इस समझौते से क्यों बाहर कर लिया था, और जिसके चलते पूरी जो है वो गाड़ी पटरी से उतर जाती है और ईरान दोबारा से न्यूक्लियर पावर बनने के लिए यूरेनियम इंक्रीमेंट करना तेजी से बढ़ा देता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, इस 4 सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक।
सबसे पहले हम उस सवाल की तरफ पहुंचते हैं जहां पर अटैक से 2 दिन पहले 26 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और अमेरिका के सलाहकारों के बीच में मीटिंग हो रही थी। यहां पर अमेरिका की तरफ से 4 शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त यह थी कि ईरान अपने तीनों एक्टिव परमाणु केंद्र पर पूरी तरह से ताला लगा देगा, यूरेनियम इंक्रीमेंट को पूरी तरह से बंद कर देगा। दूसरी शर्त यह थी कि जितना भी यूरेनियम इंक्रीमेंट हुआ है वो अमेरिका को सौंप दिया जाए। तीसरी शर्त यह थी कि अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कराना चाहता था। और चौथी शर्त यह थी कि अमेरिका चाहता था कि ईरान हमास हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन ना करे जो इजराइल के खिलाफ आए समय पर हमला करते रहते हैं। अब ये 4 शर्तें जब ईरान के सामने रखी गई तो ईरान पहली शर्त यानी परमाणु केंद्र को परमाणु हथियार बनाना, इस शर्त पर राजी हो चुका था। वो कहता था कि हमने कभी भी न्यूक्लियर पावर बनने के बारे में नहीं सोचा। हम जो हमारी जो यूरेनियम इंक्रीमेंट होता है वो शांतिपूर्ण यानी बिजली बनाना और तमाम उपयोगों के लिए हो रहा था। हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वो इस शर्त पर राजी हो गया था। लेकिन बाकी जो 3 शर्त थी वो राजी नहीं हुआ था। और चौथी शर्त के बारे में ईरान के जो सलाहकार थे उन्होंने अमेरिका से ये कहा था कि इजराइल और हमारे बीच में आपका कोई मतलब नहीं है। आप इजराइल और ईरान के मैटर में नहीं बोलेंगे। हम हमास और हिजबुल्लाह का सपोर्ट करेंगे क्योंकि वे हमारे साथी हैं और हम इसमें इजराइल के खिलाफ रहेंगे। आप में इसका कोई मैटर नहीं है। ये मीटिंग चल रही थी, यहां तक कि जो है दो बीच में जो सलाहकार होते हैं वो उठकर चले जाते हैं और दोबारा से कुछ घंटे के बाद दोबारा से मीटिंग शुरू की जाती है। अब इस मीटिंग के बाद जो इस मीटिंग के मीडिएटर थे यानी ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बसूदी ने कहा था कि बैठक में सकारात्मक संदेश मिले हैं यानी पॉजिटिव संकेत मिले हैं जिससे जो है मामला सुलझ सकता है और मिडिल ईस्ट में जो जंग है वो पूरी तरह से टल सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हो सकता है। यहां तक कि ट्रंप ने यह कहा था कि हम ईरान को और समय देना चाहते हैं। हालांकि वो ईरान की शर्तों के ना मानने के चलते खफा थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम और समय देना चाहते हैं। और अगले दौरे में यानी ऑस्ट्रिया में मीटिंग होने वाली थी जहां पर टेक्निकल लेवल की बातचीत होने वाली थी। अगले हफ्ते ही होने थे वीएनए में। और लेकिन उससे ही पहले 2 दिन बाद यानी 28 फरवरी को यहां पर इजराइल और अमेरिका अटैक कर देते हैं। अब इसके पीछे की जो वजह सामने निकल आई है वो ये है कि इजराइल लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा था, जहां पर वो कह रहा था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है और वो बहुत ही जल्द उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां से उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के सलाहकारों ने ट्रंप को बार बार समझाया था कि इजराइल की इस बातों में ना फंसे। इजराइल शायद हो सकता है कि अपना फायदा ढूंढ रहा हो, जिसके चलते ट्रंप ने अमेरिका के अपने सलाहकारों के बारे में नहीं सोचा और इजराइल के बारे में कहा। यहां तक कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार ट्रंप को फोन कर रहे थे और कह रहे थे कि जल्द से जल्द ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर अभी कोई ईरान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के लिए ईरान खतरा बन सकता है। अब इसके बाद 28 फरवरी को ट्रंप ने ऑर्डर दिया इजराइल के साथ। उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और ईरान पर अटैक कर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी का खात्मा कर दिया, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी थे ईरान की जो डिफेंस फोर्स है उसके और डिफेंस मिनिस्टर उनके भी खात्मा हो चुका है। और उसके बाद ईरान के अंदर जो है वो एक ज्वाला फूट चुका है। वहां पर कुछ लोग खुशी मना रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही गम में हैं। और ईरान लगातार अमेरिका के जो एयरबेस आसपास के देशों में बने हुए हैं उन पर हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। अब यहां पर अब आप एक चीज देखिए, अमेरिका जो दुहाई दे रहा था, जो ईरान की पॉपुलेशन को बहला रहा था, फुसला रहा था, ये कह रहा था कि हम एक जो डिक्टेटर है, जो तानाशाह है अली खामनी, उसका खात्मा करना चाहते हैं और ईरान जो है ईरान की जनता के हाथ में सौंपना चाहते हैं। लेकिन वही अमेरिका, वही ट्रंप अपने जो है फोर्सेस से एक ऐसा अटैक करवाता है जहां पर ईरान के एक स्कूल में एक मिसाइल गिरती है और 165 छात्राओं जो उनका कोई कसूर नहीं था उनकी मौत हो जाती है। क्या ट्रंप साहब आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आप दुहाई लगा रहे हैं ये सब उन्होंने ईरान की पॉपुलेशन, ईरान की जो जनता है उनके लिए किया है। आप तो उनके ही जो है लोगों को, मासूम छात्राओं को मारने पुत रहे हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो सवाल हमारा ये था कि क्या ईरान दोबारा से उस मुकाम तक पहुंच चुका था कि
वो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था, या फिर इसमें इजराइल और अमेरिका की कोई साजिश छिपी हुई है। अब यहाँ पर इसके पीछे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो कुछ ही दिनों या कुछ महीनों में न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का इसमें कहना था कि ईरान जो है सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण के लिए जो है यूरेनियम इंक्रीमेंट कर रहा था, यानी बिजली बनाना तमाम जो उपयोग है इसके लिए कर रहा था। वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका की साजिश थी, जहां पर ये बहाना देकर, न्यूक्लियर बहाना देकर वो अली खामनी का खात्मा करना चाहते थे। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो सवाल ये है कि इजराइल और अमेरिका को आखिर ईरान की न्यूक्लियर पावर बनने से क्या खतरा है। तो इसको समझने से पहले हम आपको एक टाइमलाइन दिखाना चाहेंगे। ये टाइमलाइन है ईरान के जो न्यूक्लियर प्लान रहा है, उनकी जो यूरेनियम इंक्रीमेंट जब से शुरू हुई है तब से साल दर साल कैसे बदलती जा रही है, और कब जो है ईरान वो न्यूक्लियर पावर बनने के बारे में विचार या बनाने की तैयारी करने लगा था। इसको जो है आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा 1958 में, जहां पर ईरान जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को ज्वाइन कर लेता है, इसका पार्ट बन जाता है। अब ये IAEA क्या है? ये यूएन की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना साल 1957 में हुई थी, और ये निगरानी करता है कि कोई भी देश शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के नाम पर न्यूक्लियर हथियार तो नहीं बना रहा है। अब इसका हिस्सा बनने के बाद साल 1967 में यूएस ईरान को प्रोवाइड कराता है रिसर्च रिएक्टर, ताकि वो एटम्स फॉर जो पीस, यानी शांतिपूर्ण उपयोग के लिए यूरेनियम इंक्रीमेंट कर सके, जिसमें बिजली उपयोग होना, तमाम जो है ऐसे उपयोग होते हैं। साल 1970 में ईरान इस ट्रीटी पर साइन कर देता है और कहता है कि कभी भी वो हमेशा के लिए इस ट्रीटी पर साइन करता है और कहता है कभी भी वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। 1979 में ईरान में जो है, ईरान के अंदर रिवोल्यूशन आता है, और जहां पर ईरान में अयतुल्ला अली खामनी वहाँ के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च लीडर बन जाते हैं, और ईरान जो है इस्लामिक देश की जो है धारणा पर चलने लगता है। इसके बाद साल 1984 में यूएस जो है वो ईरान को टेररिज्म का स्पॉन्सर घोषित कर देता है और उसके ऊपर तकड़े सैंक्शन लगा देता है। अब दौर आ जाता है साल 2000 का, जहां पर साल 2002 में ईरान के अंदर सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो फाइंड की गई नातान्स और अराक के पास। 2003 में ईरान के सुप्रीम लीडर फातवा जारी कर ये बताते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान नहीं बना रहा है। 2006 में पहली बार ईरान यूरेनियम इंक्रीमेंट शुरू कर देता है, और उसी साल में यूएन जो है ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, क्योंकि ईरान ने ये ट्रीटी पर साइन किया था कि वो कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। लेकिन उसके बावजूद 2006 में वो ऐसे न्यूक्लियर पावर बनाना शुरू कर देता है, यूरेनियम इंक्रीमेंट करना शुरू करता है। 2009 में फोर्डा क्वाम के पास एक और न्यूक्लियर साइट पाई जाती है। 2010 में यूएन ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शन और सख्त कर दिए, जिनमें न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी बैन लगा दिया था। यहां तक कि 2013 में ईरान और वर्ल्ड पावर्स ने न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करने की इनिशियल एग्रीमेंट की, और 2015 में ये समझौता हुआ, जहां पर अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और जर्मनी, इन 6 देशों ने ईरान के साथ एक समझौता किया जिसका नाम था ईरान न्यूक्लियर डील। इसमें ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए थे वो सभी हटा दिए गए थे, और जो बदले में ईरान ने दावा किया था कि वो कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। अब यहाँ जो है साल 2018 में जब ये समझौता हुआ, 2015 में उस समय प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, और 2018 में जब अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल चुका था, उस वक्त थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। 2017 में सत्ता में आए थे और मई 2018 में वो बाहर निकल चुके थे। और बाहर निकलने के बाद जो है ईरान ने शुरुआती दौर में ये जारी रखा कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है 2019 में ईरान ने घोषणा की वे एग्रीमेंट की रिस्ट्रिक्शंस को मानना बंद कर देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर बहुत ही तगड़े सैंक्शन लगा दिए थे, जहां पर सैंक्शन इस तरह के खतरनाक थे। हम आपको आगे वो डिटेल बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि कोई भी देश ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। उनको जो है डॉलर जो है एक तरह से बंद कर दिया गया था उनके लिए,
और इस तरह से ईरान की जो आर्थिक स्थिति वो पूरी तरह से चरमरा चुकी थी और एक दलदल में पहुंच चुकी थी। इसके बाद जो है 2020 में ईरान ने अपने मिलिट्री रन स्पेस प्रोग्राम का खुलासा किया। 2021 में न्यूक्लियर डील रिवाइव करने के लिए मल्टीलेटरल टॉक्स जारी रही। 2022 में बातें रुक चुकी थी जबकि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाता रहा था। यहाँ पर जो है लगातार चीज़ें चल रही थी और 2025 में जो कुछ होता है वो आप सभी को पता है, जहाँ पर यूएस और इजराइल ने मिलकर जून 2025 में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था। लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि ईरान दोबारा से न्यूक्लियर पावर बनने के लिए यूरेनियम इंक्रीमेंट कर रहा था। अब इस यहाँ पर जो है वो राय बहुत सारे एक्सपर्ट्स की डिफरेंट है। कोई कह रहे थे ये सिर्फ इजराइल और यूएस की साजिश है और कुछ लोगों का कहना है कि ईरान सच में जो है उस मुकाम तक पहुंच चुका था कि वो वहां से दोबारा से न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन बना सकता था। अब जो हम आपको एक ग्राफ दिखाना चाहेंगे, ये ग्राफ आप देखिए और समझिए। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको चल रहा दिखाई रहा होगा, यहाँ पर ईरान का दिखाई दे रहा है कि किस साल में वो कितना जो है यूरेनियम इंक्रीमेंट कर रहा है। साल 2024 से लेकर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2014 से लेकर 2016 तक काफ़ी जो है यूरेनियम इंक्रीमेंट हो रहा था। 2016 के स्टार्टिंग तक था, लेकिन जैसे ही 2016 लगता है तो यूरेनियम इंक्रीमेंट बहुत कम हो जाता है और 2020 तक ऐसे ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शन थे वो सब हटा दिए गए थे। ईरान जो है बाहर जाकर तेल बेचता था, काफ़ी देश उसे तेल खरीदते। लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद 2018 में वो इस समझौते से बाहर निकलते हैं और ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शन लगा देते हैं। और 2020 से लेकर 2024 तक ये ग्राफ आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, जहां पर ईरान यूरेनियम इंक्रीमेंट इस तरह से उसने तेजी से बढ़ा दिए थे। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में क्यों इस समझौते से बाहर निकले और ईरान के ऊपर कौन से सैंक्शन लगाए और क्यों लगाए और उससे ईरान पर क्या असर पड़ा। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सबसे पहला सैंक्शन लगाया ऑयल एक्सपोर्ट सैंक्शन का, जहां पर कोई भी देश ईरान से तेल नहीं खरीद सकता। और इसके बावजूद भी अगर कोई देश ईरान से तेल खरीदता है तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लग सकते हैं, उसके ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। यहाँ पर उन देशों की कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती। अमेरिका के अंदर उन देशों की कंपनी को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता, यानी उन देशों के बैंकों को अमेरिकी बैंकों से लेन देन करने से रोका जा सकता था, जिससे पूरा व्यापारिक सिस्टम जो है वो प्रभावित हो सकता था। दूसरा सैंक्शन लगाया था कि ईरानी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम स्विफ्ट से काट दिया गया था। तीसरा सैंक्शन यह था कि जो देश ईरान से तेल खरीदते थे उन पर भी जो है सेकेंडरी सैंक्शन की चेतावनी दी गई थी। यानी सेकेंडरी सैंक्शन जो है यहाँ पर भी उन देशों को चेतावनी दी गई थी, अगर तुम ईरान से तेल खरीदते हो तो तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। इसका असर क्या हुआ? इसका असर हुआ कि ईरान की तेल बिक्री बहुत ही कम हो गई। ईरान की जो मुद्रा रियल है उसकी कीमत गिर गई थी, महंगाई और आर्थिक संकट बढ़ गया। जवाब में ईरान ने यूरेनियम इंक्रीमेंट बढ़ा दिया गया था। यानी सीधा सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका, जो उस समय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने सैंक्शन लगाए, ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर काफ़ी सैंक्शन लगा दिए, जहां पर कोई भी देश उनसे तेल नहीं खरीद पा रहा था, जिसके चलते उनकी ईरान की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। वहां पर महंगाई इस तरह बढ़ गई, आसमान छू गई कि आज के समय में एक ब्रेड की कीमत 100 गुना बढ़ चुकी थी। लोग जो हैं वो अपने जो उनका लीडर था, सर्वोच्च लीडर अयतुल्ला अली खामनी, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने लगे। पहले भी लोगों के मन में गुस्सा था क्योंकि वो एक तानाशाह था, वो हिजाब इस तरह की कहता था कि हर महिला को हिजाब पहनना चाहिए, पूरा इस्लामिक देश उसने बना रखा था और लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा था। लेकिन जब आर्थिक स्थिति बिगड़ी, महंगाई वहाँ पर बढ़ चुकी थी, छोटी छोटी सामान की भी कीमतें आसमान छू चुकी थी, तो उस वक्त जो है लोगों के मन में और ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। लोग जो हैं अयतुल्ला अली खामनी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने लगे थे और ये वही लोग हैं जो उसकी मौत पर अब खुश हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो है जब महंगाई इस तरह बढ़ी तो प्रोटेस्ट होने लगे और ईरान की जनता अपने ही देश के खिलाफ जो है नारे लगाने लगी, आंदोलन करने लगी। और इसी बात का फ़ायदा यूएस और इजराइल ने उठाया और दोनों ने मिलकर जो है अयतुल्ला अली खामनी का खात्मा कर दिया। ईरान जो है जवाबी हमला कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब किसी देश की स्थिति इतनी बेकार हो जाए तो उसकी जनता उसके खिलाफ तो जाएगी और इसी बात का फायदा यहाँ पर अमेरिका ने उठाया है। इस वीडियो में आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।